दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे और राजस्थान सेवा नियम के अंदर अपन अब इस क्लास में शुरू करेंगे अपन अध्याय संख्या 10। अध्याय 10 राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 10 किसके संबंध में है? तो दोस्तों आप उत्तर लगाएंगे कि अवकाश के संबंध में है और खंड 1 में दे रखा है और खंड 1 में अवकाश की सामान्य शर्तें दे रखी हैं। दोस्तों, अपना जो ये डिजिटल बोर्ड है इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए। दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा क्या समस्या आ गई, लेकिन राजस्थान सेवा नियम जैसे अपन कुछ लिखते हैं जैसे RSR, दोस्तों ये सही लिखता नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, डिजिटल बोर्ड में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो लड़ लो अपन। तो दोस्तों ये देखो, RSR लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ और ही लिखा जाता है। तो दोस्तों अपन जो स्लाइड बनाई हुई है रफ, उनके आधार पे ही अपन समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन एक एक स्लाइड का फेर का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो अपना काम सेफ रहे। तो दोस्तों पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और दोस्तों ये अपना 2 पेज हो रहे हैं, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। दोस्तों यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों अपन एक एक नियम को समझेंगे। अपना बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे लिखा तो जा नहीं रहा है, लेकिन अपन अपने पेन से इसको समझेंगे। अध्याय 10 किससे संबंधित है? दोस्तों आपको याद रखना है, अध्याय 10 सामान्य राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 10 अवकाश से संबंधित है, अपने सिलेबस के अंदर शामिल है। खंड 1 में दे रखा है ये अवकाश की सामान्य शर्तें। खंड 1 में क्या दे रखा है? अवकाश की सामान्य शर्तें। अध्याय 10 किसके संबंध में? अवकाश के संबंध में। और अध्याय 10 के खंड 1 में खंड 1 में अवकाश की सामान्य शर्तें दे रखी है। नियम संख्या 57 किसके संबंध में? अवकाश के अर्जन के संबंध में। वैसे दोस्तों अपन अवकाश की को अर्जित करने की परिभाषा अपन पढ़ के आ चुके हैं। जब अवकाश का अर्जन कैसे होता है? जो कर्तव्य संपादन द्वारा अवकाश का अर्जन होता है। अवकाश का अर्जन कैसे होता है? कर्तव्य संपन्न द्वारा संपादन द्वारा अर्जित होते हैं अवकाश। दोस्तों मेरे साथ साथ अपन राजस्थान सेवा नियम याद करने का आप प्रयास किया करें, जब तक मैं समझाऊं तब तक नोट डाउन बाद में करना आपको, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं। तो दोस्तों एक एक नियम को साथ साथ याद करने का। दोस्तों नियम संख्या 57 प्रयास करें। 57 किसके संबंध में? अवकाश के अर्जन के संबंध में। अवकाश का अर्जन कब होता है? जब कर्तव्य संपादन द्वारा अवकाश अर्जित किए जाते हैं। दोस्तों जी मान लीजिए किसी कर्मचारी को 15 दिन का, दोस्तों ये लिखा नहीं जाएगा लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ एग्जाम्पल। 15 दिन का किसी कर्मचारी को 15 दिन का मान लीजिए अर्धवेतन अवकाश मिलता है और उस कर्मचारी को आवश्यकता नहीं पड़ी अर्धवेतन अवकाश लेने की, तो दोस्तों वो उसके जुड़ जाएंगे और अर्धवेतन अवकाश को आधी संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, या आपको पता है तो पूर्ण वेतन अवकाश में बदल जाते हैं। तो दोस्तों 7 दिन, 15 दिन की जगह 7 दिन के अवकाश उसके अर्जित हो जाएंगे, क्योंकि उसने उस टाइम पे ड्यूटी की है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ी तो उसने छुट्टी नहीं ली, और छुट्टी नहीं ली तो वो ड्यूटी पे गया था, तो ड्यूटी पे गया था तो कर्तव्य संपादन द्वारा अवकाश का अर्जन हो गया। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट इसका क्या है? अवकाश के अर्जन के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी विदेशी सेवा में और अवकाश क्या करता है? अर्जित करता है, तो उसके अवकाश अर्जन के उद्देश्य से कर्तव्य अवधि कब मानी जाएगी? विदेशी सेवा निम्न शर्त मानी जाएगी। जो शर्तें दे रखी हैं इन शर्तों के आधार पर दोस्तों समझिएगा, विदेशी सेवा में कोई व्यक्ति गया, भारत से बाहर नौकरी कर रहा है, उसने अवकाश अर्जित किए वहां भारत से बाहर रहते हुए, तो उसके अवकाश अर्जन के उद्देश्य के लिए कर्तव्य अवधि कब माना जाएगा विदेशी सेवा को? जब निम्न शर्त पर मानी जाएगी कर्तव्य अवधि। कौन सी शर्त पर? इन शर्तों पर कर्तव्य अवधि मानी जाएगी और अर्जित अवकाश उसके मान्य होंगे। कब मान्य होंगे? अर्जित अवकाश
पर जिसने उसको विदेशिक सेवा में जिस नियोक्ता ने भेजा है। दोस्तों विशेषकर ये आईएएस के मामले में होता है। किसी आईएएस अधिकारी का राजस्थान से हस्तांतरण करके केंद्र सरकार ने विदेश सेवा में भेज दिया, प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया। तो दोस्तों वो प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा में गया, तो जब तक वो विदेश सेवा में रहेगा तो वेतन भत्ते भारत सरकार से प्राप्त करेगा, आईएएस अधिकारी है। और दोस्तों जब तक राजस्थान में नौकरी करेगा तो राजस्थान की संचित निधि से वेतन प्राप्त करेगा। ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा नियमों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब विदेश गया वो, तो वहां पे उसको अवकाश की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उसने उस दिन भी ड्यूटी का क्या किया, संपादन किया, वो ड्यूटी पे गया, तो अर्जित हो गए उसके अवकाश। तो अर्जित हो गए, उन अवकाशों का उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन अवकाशों का यहाँ पे आने के बाद लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये समझा रहा है ये नियम। तो कब मिलेगा लाभ, जब ये शर्त पूरी करेगा तो लाभ मिलेगा। अर्जित अवकाश, उस अवधि में अर्जित अवकाश के अवकाश वेतन का वह पेंशन अंशदान सरकार में जमा करा दिया है। जब दोस्तों विदेश सेवा में गया भारत सरकार की तरफ से कोई राजस्थान का आईएएस अधिकारी, और राजस्थान का आईएएस अधिकारी है, तो उसको जब विदेश सेवा में गया तो अवकाश वेतन कौन देगा उसको, विदेश में रहते हुए इसने अवकाश अर्जित किए हैं तो दोस्तों भारत सरकार देगी, क्योंकि वो भारत सरकार के अधीन गया है। और पेंशन अंशदान, उस समय के जो भी पेंशन अंशदान बनता है वो तो भारत सरकार उसके सरकार के खाते में अगर जमा करा देगी, सरकार में जमा करा देगा, तो उसको अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। अगर जिस सरकार ने उसको विदेश सेवा में भेजा है उसने अर्जित अवकाश का जो उसका अवकाश वेतन बनता था वो अगर राज्य सरकार को नहीं दिया, तो दोस्तों फिर वो अर्जित अवकाश में काउंट नहीं होगा। सीधे शब्दों में समझो, कोई विदेश गया है कोई अधिकारी, उसने वहां पे अर्जित कर लिया अवकाश, उन अवकाश का बाद में लाभ कब मिलेगा, जब जिस सरकार ने, जिस भी व्यक्ति ने उसको विदेश भेजा है, जैसे भारत सरकार, राजस्थान सरकार का कर्मचारी राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है कोई आईएएस राजस्थान में, और उसको भारत सरकार ने भेज दिया, तो भारत सरकार राजस्थान सरकार को उसके अर्जित अवकाशों का, क्योंकि विदेश सेवा में था तो वो भारत सरकार की सेवा कर रहा था, तो भारत सरकार की सेवा कर रहा था, तो उस समय का अर्जित अवकाश का वेतन राज्य सरकार को ट्रांसफर करेंगे, तब तो उस अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों नियम संख्या 58, विभिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी, भिन्न नियमों वाली, विभिन्न नहीं है दोस्तों, ये भिन्न है, कहीं विभिन्न लिख लें आप इनको। दोस्तों आपकी किस्मत से पेन चल गया एक बार। भिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी, दोस्तों ये नियम संख्या 57 है, 57A है ये दोस्तों, 57A है। वापस से कोई प्रॉब्लम कर रहा है, ये 57A है। कौन सा है दोस्तों, 57A है ये नियम। 57 अपन ने अभी जो नियम पढ़ा वो तो 57 था, नियम संख्या 57 था, वो अवकाश के अर्जन के संबंध में 57 था। अब 57A पढ़ रहे हैं, वो है भिन्न सेवा से राजस्थान सेवा नियम के अधीन, यानी कि भिन्न सेवा नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी। जब राजस्थान सेवा नियमों से दोस्तों, राजस्थान सेवा नियमों से संचालित पद पर लगाए जाए तो पूर्व की सेवा के अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, उनके लिए अलग से सेवा नियम बने हुए हैं, और भारत सरकार की भी बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं, नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए अलग अलग सेवा नियम बने हुए हैं परिस्थितियों के अनुसार। जैसे राजस्थान में पुलिस विभाग के लिए पुलिस विभाग के कुछ सेवा नियम अलग से बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर किसी अन्य नियमों, भारत सरकार में कोई आईएएस प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वो उस पर भारत सरकार के सेवा नियम लागू होंगे, और अगर कोई राजस्थान में आईएएस काम कर रहा है तो उसको राजस्थान सेवा नियम लागू होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में भिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी, यानी कि जो जिस पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते, RSR लागू नहीं होते, और कोई नियमों द्वारा, भिन्न नियमों द्वारा संचालित शासित हो रहे हैं, भिन्न नियमों जिन पर और कोई नियम लागू होते हैं, ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं, और उनको बाद में राजस्थान सेवा नियमों से संचालित पदों पर लगा दिया जाए तो पूर्व की सेवा के अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। 57A, अंतिम बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
विभिन्न भिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले सरकारी कर्मचारी, यानी कि भिन्न नियम यानी राजस्थान सेवा नियम पढ़ रहे हैं अपन, तो राजस्थान सेवा नियम के अलावा अन्य नियमों से कोई कर्मचारी संचालित और शासित होने वाले कर्मचारी है, यानी ऐसे पदों पर लगे हुए हैं जिनके लिए राजस्थान सेवा नियम के अलावा अन्य नियम बने हुए हैं। तो ऐसे पदों पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको बाद में राजस्थान सेवा नियम जिन पदों पर लागू होता है उन पे लाकर के नियुक्त करेंगे तो उसको अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट है बस। अब नियम संख्या 58, पुनः नियोजन व सेवा बहाली पर सेवा मुक्ति से पूर्व की सेवा से संबंधित अवकाश। दोस्तों नियम संख्या 58 किसके संबंध में है? पुनर्नियुक्ति के संबंध में। यदि किसी कर्मचारी को पहले से नौकरी पर लगा हुआ था, रिटायरमेंट ले लिया और वापस से उसको सेवा में नियुक्त कर दिया किसी कारण से, तो वो पुनर्नियुक्ति हो गई। या फिर बर्खास्त हो गया कोई कर्मचारी, नौकरी से गई, नौकरी चली गई और कोर्ट में चला गया और न्यायालय ने उसको दोबारा नियुक्ति के आदेश दे दिए, तो वो पुनर्नियोजन हो गया, सेवा बहाली हो गई उसकी वापस से। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसने, जब वो बर्खास्त नहीं हुआ था या जब रिटायरमेंट उसको नहीं दिया गया था, उससे पहले जब नौकरी कर रहा था उस समय पे उसने जो अवकाश अर्जित किए थे, जो अवकाश अर्जित किए थे उनका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस संबंध में ये नियम है। तो दोस्तों ये क्या कहता है, चौथी सेवा से दो तरह का रिटायरमेंट होता है। एक तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रिटायरमेंट प्राप्त होता है। एक दोस्तों दूसरा अवकाश रिटायरमेंट कौन सा है? जो अपना है क्षतिपूर्ति व योग्यता असमर्थता के कारण, यानी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में पैर, पुलिस, राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है, दुर्घटना में वो उसके पैर कट जाते हैं या हाथ कट जाते हैं, वो पुलिस की नौकरी करने लायक नहीं रहता। या फिर दोस्तों कुछ ऐसा मानसिक रूप से वो इतना वो हो गया किसी दुर्घटना से या किसी भी घटना की वजह से कि वो नौकरी करने लायक नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? वो पेंशन के लिए आवेदन करेगा कि साहब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए, तो बीच में ही उस कर्मचारी को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि वो चाहे 60 वर्ष का नहीं हुआ हो, लेकिन वो अगर वो फिजिकली तैयार नहीं है, और पुलिस सेवा की फिजिकली तैयार होने की नौकरी होती है, तो वो माइंडली और फिजिकली तैयार नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बीच में रिटायरमेंट लिया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी बीच में रिटायरमेंट ले सकता है, उसके लिए भी आवश्यक शर्तें हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसको अगर अयोग्यता के कारण, मान लो कोई दुर्घटना के कारण किसी भी कारणवश वह अयोग्यता हो गया, यानी कि असमर्थ हो गया, नौकरी करने में सक्षम नहीं है फिलहाल वो, तो दोस्तों उसको पेंशन और ग्रेजुएटी देकर सेवा मुक्त किया गया हो, सेवा मुक्त कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? उसको दोबारा से सेवा में बहाल कर दिया जाता है। कब? मान लीजिए 1 साल बाद वो स्वस्थ हो गया, डॉक्टरों से इलाज कराया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तो उसको पुनः उसको सेवा में बहाल कर दिया गया, तो निम्न शर्तों के तहत अवकाश लाभ मिलेगा। उसने जो पहले, जब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था या उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई थी, उससे पहले जब वो नौकरी कर रहा था, तब उसने जो अर्जित अवकाश अर्जित किए थे उनका लाभ बाद में दोबारा पुनः नियुक्ति पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके संबंध में तो पुनः नियुक्ति पर लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? उसने जो उसको रिटायरमेंट पे जो ग्रेजुएटी की राशि चुकाई थी, दी थी सरकार ने, वो वापस कर देगा, उसकी पेंशन को स्थगित कर देगा, और पेंशन योग्य सेवा में मानी गई हो, उसकी नौकरी दोबारा से नियुक्ति की गई है ना, तो पेंशन योग्य सेवा में ही मानी गई हो, यानी कि उस पिछली सेवा में ही वो नौकरी जुड़े, मतलब उसी नौकरी पर उसको एक तरह से बहाल कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में पेंशन योग्य सेवा में माना गया हो, तो ये 3 शर्तें पूरी करने पर उसको अवकाश वेतन, अर्जित अवकाशों का लाभ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ग्रेजुएटी वापस लौटा देगा, पेंशन उसकी स्थगित कर दी जाएगी और वापस से उसको नौकरी पर आ गया, और पेंशन योग्य सेवा में माने गई हो उसकी सेवा, तो इस स्थिति में उसको अर्जित अवकाशों का लाभ मिलेगा। ये अर्जित अवकाश भी लिख सकते हैं, अवकाश लाभ की जगह आप अर्जित अवकाश। दोस्तों ये पेन पता नहीं कैसे चल रहा है, लिख नहीं पा रहा मैं। बर्खास्त कर दिया गया किसी कर्मचारी को, दोस्तों कोई भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया, उसको नौकरी से हटा दिया सरकार ने, तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। न्यायालय में जाने का अधिकार सभी को होता है। वो न्यायालय में जाता है, कोर्ट ने आदेश दे दिए नहीं भाई ये व्यक्ति दोषी नहीं है और इसको दोबारा से राजकीय सेवा में नियुक्त किया जाए, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में पूर्व की सेवाओं के अवकाशों का उसको लाभ मिलेगा। जो उसने पहले जब नौकरी कर रहा था, बर्खास्त नहीं हुआ था, तो उसने अर्जित जो अवकाश अर्जित किए थे, अर्जित अवकाश थे उसके, जो उन दोस्तों ये लिखा नहीं जा रहा, अर्जित अवकाश थे, उनका लाभ मिलेगा उसको। तो ये तो हो गई दोस्तों नियम संख्या, अपन ने पढ़े कौन सा? 57, 58 और 57A।
सबसे पहले अपन ने नियम संख्या 57 पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अवकाश का अर्जन 57, 58, 57A, भिन्न सेवा के कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं, ऐसे पद पर नियुक्त करने पर अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। ये 57A था। जो 58 क्या था, पुनर्नियुक्ति के संबंध में, जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है। और अब अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 59। ये क्या कहता है, अवकाश अधिकार नहीं। दोस्तों किसी भी कर्मचारी का अवकाश अधिकार नहीं होता है। दोस्तों जब अपन अधिकार होता है किसी चीज का अपने को, तो दोस्तों अपन अकड़ जाते हैं। अपन ये कहते हैं नहीं साहब मुझे तो मेरा अवकाश है, मेरा तो अधिकार है, मैं तो लूंगा, मुझे तो अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, मुझे तो मन करे तब छुट्टी मांगेंगे अपन। तो इसलिए अवकाश अधिकार नहीं है, ऐसा प्रावधान किया गया है नियम संख्या 59 में। और क्या कहा गया है, अधिकार के रूप में अवकाश को नहीं मांगा जा सकता। हाँ अपन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, अगर अपने जो अवकाश स्वीकृत कर सकता है, जो प्राधिकृत है अवकाश स्वीकृत करने के लिए, वो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन को, प्रार्थना पत्र को पढ़ेगा और उसको अवकाश स्वीकृत भी कर सकता है और अवकाश निरस्त भी कर सकता है। निरस्त कैसे करेगा, वो उस पर अपने प्रार्थना पत्र पर लिख देगा कि अवकाश का ये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, और अपने हस्ताक्षर कर देगा और निरस्त भी कर देगा, आपको मतलब छुट्टी देने से मना कर देगा। तो अवकाश मना कर सकता है आपको छुट्टी देने के लिए, तो इसीलिए तो अवकाश अधिकार नहीं है। अधिकार होता तो कोई मना थोड़ी कर सकता था, तो इसलिए अवकाश अधिकार नहीं है, ये याद रखना। दूसरा, अवकाश स्वीकर्ता क्या कर सकता है, अवकाश निरस्त करता है, ये कर सकता है, यानी कि अवकाश की आप प्रार्थना पत्र देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उस पर वो लिख सकता है कि ये प्रार्थना पत्र, अवकाश का ये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। तीसरा, अवकाश स्वीकर्ता खारिज कर सकता है। स्वीकर्ता क्या कर सकता है, अवकाश पहले से जारी कर दिए, 15 दिन की आपको छुट्टी दे दी, और फिर वो बाद में 7 दिन बाद में आपके अवकाश क्या कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है। उसको लगेगा कि आवश्यक काम है और आपको इतना आवश्यक काम नहीं है जितने आवश्यक कार्य से आप गए, मतलब आपको इतना आवश्यक कार्य नहीं है, आप सामान्यतः वैसे कोई सिंपली कोई कार्य के लिए गए हैं, तो वो आपके अवकाश को कभी भी निरस्त कर सकता है। 7 दिन बाद वो अवकाश निरस्त कर देगा तो आपको वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ेगा। तो इसीलिए तो अवकाश अधिकार नहीं है। अवकाश की प्रकृति, दोस्तों अवकाश की प्रकृति का मतलब है, प्रकृति, दोस्तों मैं लिख नहीं पा रहा, क्षमा चाहूंगा। अवकाश की प्रकृति, दोस्तों अवकाश की प्रकृति अपन राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 7 में पढ़ के आए थे कि अवकाश होता है वो बहुत तरह का अवकाश होता है। प्रसूति अवकाश होता है, चिकित्सा अवकाश होता है, पितृत्व अवकाश होता है, पिता बनने पे जो मिलता है, मेडिकल चिकित्सकीय अवकाश होता है, अस्पताल अवकाश होता है, और अर्धवेतनिक अवकाश होता है, सवैतनिक अवकाश होता है, अवैतनिक अवकाश होता है। तो इस प्रकार से आकस्मिक अवकाश होता है, बहुत तरह का। वैसे आकस्मिक अवकाश को याद रखना, कभी भी अवकाश की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, अपन ने नोट डाल के बात पहले लिखी भी थी। तो बहुत प्रकार के अवकाश होते हैं। तो दोस्तों आप मान लीजिए अवकाश ले रहे हो सवैतनिक अवकाश लेना चाह रहे हो, तो दोस्तों आपकी अवकाश की प्रकृति नहीं बदल सकता। वो ये नहीं कह सकता नहीं आप तो अर्धवैतनिक अवकाश लो। अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी है आपसे, जो उच्च अधिकारी है जो आपको अवकाश की स्वीकृति देगा, वो ये नहीं कह सकता कि आप कौन सी प्रकृति का अवकाश लो। वो आपकी अवकाश की प्रकृति नहीं बदल सकता। अवकाश की प्रकृति आप स्वयं बदल सकते हैं। कर्मचारी अवकाश समाप्ति के 3 माह की अवधि में प्रकृति बदल सकता है। यानी कि पहले आपने मान लीजिए अवैतनिक अर्धवेतनिक अवकाश लिया था, तो आप अपनी प्रकृति बदलवा के अर्धवैतनिक अवकाश की अवैतनिक भी करवा सकते हैं 3 माह के अंतर्गत, सवैतनिक भी करवा सकते हैं, चिकित्सकीय अवकाश में भी बदलवा सकते हैं। तो अवकाश की प्रकृति आप स्वयं अवकाश की समाप्ति से 3 माह में बदलवा सकते हैं। स्वीकर्ता प्राधिकारी जो स्वीकृति देता है अवकाश के लिए, वो आपके अवकाश की प्रकृति नहीं बदल सकता, आपके अवकाश को निरस्त कर सकता है और खंडन कर सकता है। खंडन यानी बीच में छुट्टियां आपकी समाप्त कर सकता है, और निरस्त का मतलब आपको छुट्टी देने से मना कर सकता है। तो ये अवकाश आपका अधिकार नहीं है। ये नियम पूछे तो कौन सा है, 59 है। अवकाश प्रारंभ और समाप्ति, दोस्तों अवकाश का प्रारंभ और समाप्ति नियम संख्या 60 है। अवकाश का प्रारंभ कब होता है, कार्यभार का जिस दिन हस्तांतरण होगा उस दिन अवकाश प्रारंभ होगा। और अवकाश समाप्त कब होगा, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पूर्व दिन, पहले वाले दिन आपका अवकाश
ग्रहण की अवकाश ग्रहण की दिनांक से पूर्व दिन आपका अवकाश समाप्त होगा। मान लीजिए दोस्तों आप छुट्टी लेके गए, आज शाम को आपने एप्लीकेशन दे दिया कि कल से मैं छुट्टी पर रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा, तो दोस्तों आपका कल सुबह जब कोई कर्मचारी आएंगे ऑफिस में तो आपका कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा कि वो छुट्टी पर गया, उसका कार्य आप कीजिए। तो जिस दिन कार्यभार हस्तांतरित किया जाए उस दिन से अवकाश प्रारंभ होता है। ये बात याद रखना। अवकाश प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में नियम संख्या 60 है। ठीक है दोस्तों। और वहां पे अपना अभी मेरे को नियम संख्या 60 से एक नियम याद आ रहा है जो अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम में पढ़ के आए थे। नियम संख्या 60 क्या था वहां पर दोस्तों? वहां पर कैशियर के कर्तव्य थे। तो अवकाश प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में आपने देख लिया। अवकाश प्रारंभ कब होगा? कार्यभार स्थानांतरित जिस दिन होगा उस दिन अवकाश प्रारंभ होगा। अवकाश समाप्त कब होगा? कार्यभार ग्रहण करेगा जिस दिन आप सुबह आकर के ऑफिस में हस्ताक्षर करोगे उस दिन से आपका अवकाश, उस दिन से पहले दिन आपका अवकाश समाप्त होगा, क्योंकि उस दिन तो आप ड्यूटी पे आ गए। तो अपवाद दोस्तों, विदेश में अवकाश छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको कुछ दिन का अवकाश मिलता है। और उस अवकाश में पदभार ग्रहण काल अगर स्वीकृत किया गया है, पदभार ग्रहण काल अपन खूब समझ के आए किसको कहते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पदभार ग्रहण स्वीकृत किया गया है और विदेश में छुट्टियों पर गया है, तो जिस दिन वो एयरपोर्ट पे उतरेगा जहाज उसी दिन उसकी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। या जहाज मार्ग से गया जल मार्ग से, तो जहाज जिस दिन बंदरगाह पे उसका पहुंचेगा उसी दिन उसकी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। अगर विदेश में अवकाश मनाने के लिए गया है और उसको पदभार ग्रहण काल दिया गया है, यानी कि इस पदभार ग्रहण करने का समय दिया गया है, तो ये हो गया नियम संख्या 60 अवकाश प्रारंभ एवं समाप्ति। नियम संख्या 60 है क्या कहता है? अवकाश पर रहने के दौरान पता, यानी दोस्तों जब आप अवकाश पर जाओगे तो अवकाश के प्रार्थना पत्र पर, जो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देंगे कार्यालय में, उस प्रार्थना पत्र पर अवकाश पर जहाँ पर जाओगे वो पता लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं अवकाश के समय पर इस स्थान पर रहूंगा, तो वो पता पूरा लिखना होगा। अवकाश के दौरान अगर आपका पता बदलता है, मान लीजिए आपको 15 दिन की छुट्टी मिली, आप चित्तौड़गढ़ में नौकरी कर रहे हैं, चित्तौड़ से आप जयपुर आपका घर है, तो जयपुर आएंगे छुट्टी लेके 15 दिन, तो दोस्तों आपको जयपुर का जो जहाँ स्थायी पता जहाँ 15 दिन तक आप छुट्टियां बिताएंगे वो लिखना होगा। और मान लीजिए आप बीच में 10 दिन तक जयपुर रहते हैं, फिर आपका मन करता नहीं यार वापस चित्तौड़ ही चलते हैं, तो चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं, तो आपको अवकाश के दौरान आपका पता बदलने का क्या लिखेंगे? तुरंत सूचना देंगे आप कि मेरा अब एड्रेस बदल गया, मैं वापस चित्तौड़गढ़ आ गया हूँ, अवकाश के दौरान मेरा पता यानी कि एड्रेस चित्तौड़गढ़ का रहेगा। अवकाश पर रहने के दौरान पता। दोस्तों नियम संख्या 61 तक आपने समझ लिया। दोस्तों ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताएं, कोशिश करूंगा एक एक नियम समझाया मैंने अच्छे से। फिर भी कोई नियम नहीं समझ में आए तो दोस्तों निसंकोच पूछना, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों वैसे अपना जो डिजिटल बोर्ड है इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इस पर लिखा नहीं जा रहा है, हालांकि शुक्रिया आपकी क्लास के स्लाइड्स बनने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई, अब कल तक इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।